प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जैसा बड़ा चैप्टर जिसकी हाई वेटेज है, कितनी बार ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले इसको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है, तो एक उस वन स्टॉप सॉल्यूशन कहूंगी उस चीज के लिए जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे से हाई वेटेज चैप्टर जो है रिवाइज करना भूल जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो मेक श्योर करना कि फुल फोकस करके आप लोग इस वीडियो को देखो, बिकॉज आप लोगों को सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा अगर तुम लोग गौर से इसको सुन रहे हो। तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का माइंड मैप। जो बच्चा इसे एग्जाम से पहले देख रहा है और रिवीजन का मौका नहीं मिला, फुल फोकस करोगे अगले 15-20 मिनट तो तुम्हें सब कुछ रिमाइंड आ जाएगा जो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो तुम्हें याद होना चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। इनहेरिटेंस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो कैरेक्टर्स है वो पास ऑन होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मतलब कि बच्चों में, प्रोजेनी में, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। वेरिएशन क्या होता है कि अगर एक ही स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल होमोसेपियन ह्यूमन बीइंग, उसमें आंखों के कलर से लेकर के जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं कि हाइट क्या है, ठीक है, और नोज की शेप क्या है, कलर क्या है, ये जो भी डिफरेंसेस देखे जाते हैं अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर स्पीशीज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। या फिर जो एक ही माँ बाप के दो बच्चे होते हैं उनमें जो डिफरेंट डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं अलग अलग एक ट्रेट को लेकर के, दैट इज कॉल्ड एज बेटा वेरिएशन। अब वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें तुम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन को एक साथ पढ़ते हो उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने 1856 से लेकर के 1863 तक पूरे टाइम क्या किया, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा और बताया किस तरीके से कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उन्होंने अपनी इस स्टडी के दौरान 1856 से जो 1863 तक की 7 साल की जो जर्नी की थी उसमें उन्होंने बताया किस तरीके से इनहेरिट होते हैं कैरेक्टर, और उन्होंने 7 कैरेक्टर स्टडी किए, मतलब कि 14 ट्रेट स्टडी किए थे। कौन कौन से हैं वो? स्टेम की लेंथ लंबी है या छोटी है, टॉल है या डॉर्फ है, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या फिर टर्मिनल है, टिप पे फ्लावर है, पॉड शेप जो है, बाहर का जो पॉड होता है वो राउंड है या फिर कंस्ट्रक्टेड है, उसमें रिंकल है, ठीक है, पॉड कलर जो अंदर जो बाहर छिलके का कलर है वो ग्रीन है या फिर येलो है, ठीक है, सीड शेप राउंड है या रिंकल है, सीड कलर कि येलो कलर का सीड है तो वो डोमिनेटिंग है और ग्रीन कलर का है तो दैट इज रेसेसिव, फ्लावर का कलर कैसा है, वायलेट है या व्हाइट है। इस तरीके से उन्होंने 7 कैरेक्टर पढ़े, 7 कैरेक्टर, लेकिन 14 ट्रेट्स हैं उसके अंदर, ये चीज आप लोगों को याद करनी है। जब उन्होंने इनहेरिटेंस पढ़ी कि किस तरीके से कोई भी कैरेक्टर पास ऑन होता है फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो उस टाइम पे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। मतलब कि वो क्रॉस, मतलब कि आप एक ऐसी ब्रीडिंग पढ़ रहे हो जिसमें कि जब आप लोग स्टडी करते हो कि किस तरीके से जब आप स्टडी कर रहे होते हो इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो इनहेरिटेंस हो रहा है एक कैरेक्टर को जब आप इनहेरिटेंस पढ़ते हो उसकी कि किस तरीके से एक कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एट अ टाइम, एक कैरेक्टर को कंसीडर कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि स्टेम हाइट को उन्होंने पढ़ा कि अगर 2 टॉल वालों की शादी करा देंगे, मतलब ब्रीडिंग कराएंगे, तो बच्चे कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो ये क्या था, उन्होंने स्टडी किया एक बारी में एक कैरेक्टर को कैसे वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे उन्होंने 2 लॉज का डिस्कवर किया, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तुम्हें जान के खुशी होगी जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये इकलौता नहीं कहूंगी, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है फर्स्ट लॉ जो है इसका एक्सेप्शन भी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि इन केस अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील्स होते हैं, अलग अलग अलील्स होते हैं, एक जीन के अंदर जो 2 अलील है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो जो डोमिनेटिंग अलील होता है वो हमेशा सप्रेस कर देता है रेसेसिव अलील को, जिसकी वजह से क्या होता है, हमेशा डोमिनेटिंग कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। बट ये जरूरी नहीं है कि फिर रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को कभी एक्सप्रेस ही ना करे, वो डेफिनेटली करता है, लेकिन वो कब करता है, जब होमोजाइगस कंडीशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है बेटा कि किस तरीके से एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बनते हैं तो जो एक जीन के जो 2 अलील होते हैं वो कुछ इस तरीके से सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं कि हर एक गैमीट को एक अलील तो मिले ही मिले उस ट्रेट के लिए। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, जब गैमीट बनेंगे तो एक कैपिटल टी एक गैमीट में जाएगा, एक स्मॉल टी एक गैमीट में जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि दोनों के दोनों एक गैमीट में चले गए और एक गैमीट के पास हाइट का जीन ही नहीं आया, अलील ही नहीं आया, ऐसा नहीं होता। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन जो सेग्रीगेशन होती है, सेपरेशन होती है अलील्स की, वो इस तरीके से होती है कि हर गैमीट एटलीस्ट 1 अलील तो अपने अंदर कैरी करे ही करे फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और सबसे खुशी की बात यह है 3 लॉज मेंडल भाई ने दिए और इसमें से जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है
जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हैं। ये इकलौता लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। उन्होंने कहा था अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो डोमिनेटिंग अलील ही हमेशा सप्रेस करता है रेसेसिव वाले को, जिसकी वजह से डोमिनेटिंग ट्रेट देखने को मिलता है। बट फिर हमारे सामने आया मीरा बायलिस जलापा का खुलासा और स्नैपड्रैगन, जिसे तुम एंटीराइनम स्पीशीज भी बोलते हो, है ना, और डॉग फ्लावर भी बोलते हो। तो उनके केस में देखा जाता है कि जब भी कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन है, किसी किसी कंडीशन में जब डिसिमिलर अलील्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, तो जो डोमिनेटिंग अलील होता है वो कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाता रेसेसिव अलील को, जिसकी वजह से एक तीसरा इंटरमीडिएट बीच का ट्रेट देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट तरीके से डोमिनेट नहीं करवा पाता है डोमिनेटिंग अलील, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे कि आपने एंटीराइनम स्पीशीज में देखा, जब रेड कलर के फ्लावर जो हैं उनको मेटिंग कराया गया व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ, तो आप लोगों को पिंक कलर के फ्लावर देखने को मिले। तो इस तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, कि भैया जरूरी नहीं है अगर डिसिमिलर अलील्स हो तो हर बार डोमिनेटिंग अलील पूरा का पूरा सप्रेस कर पाए रेसेसिव अलील को। तो ये है एक्सेप्शन। दूसरा क्या है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस बताता है कभी कभी जब डिसिमिलर अलील्स होते हैं तो वो दोनों ही एट द सेम टाइम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। फॉर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप का एबी ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये मेन है बेटा, आप लोगों को रेशियो वगैरह अच्छे से याद करने ही करने हैं। जैसे कि जब तुम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हो तो उसमें जो जीनोटिपिक रेशियो पढ़ते हो, मतलब कि जेनेटिक लेवल पे जो रेशियो पढ़ते हो, दैट इज 1:2:1, है ना, और जो फिनोटिपिक फिजिकल अपीयरेंस में पढ़ते हो दैट इज 3:1। ये चीजें तुम लोगों को याद रखनी है। और जो ये स्नैपड्रैगन वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये इकलौता तुम्हारा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो, दैट इज इक्वल टू 1:2:1, ठीक है, जिसमें 1 जो है प्योर रेड होते हैं, दूसरा 1 जो होता है वो प्योर व्हाइट होता है, जो 2 होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में वाला न्यू ट्रेट होता है, दैट इज पिंक, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। उन्होंने सोचा कि जब मैं क्रॉस करवाऊंगा दो प्लांट स्पीशीज के बीच में, वो पढ़ना चाहते थे किस तरीके से दो कैरेक्टर एक बारी में ट्रांसफर होते हैं टू द प्रोजेनी। तो व्हेन यू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर एट अ टाइम, किस तरीके से वो इनहेरिट हो रहे हैं 2 कैरेक्टर एक टाइम में पेरेंट्स से बच्चों में, दैट इज कॉल्ड एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो जब उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उन्होंने शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड के बीच में ये दोनों की इनहेरिटेंस देखी थी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। तब जाकर के उन्होंने थर्ड लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका जो क्रॉस बनता है, याद रखना है आपको, जीनोटिपिक क्रॉस होता है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। पहले 1:2:1 का डबल कर दो 2:4:2, फिर उसका फिर से हाफ कर दो 1:2:1। और जो इसका फिनोटिपिक रेशियो होता है बेटा, दैट इज 9:3:3:1। और ये आपको रटा होना चाहिए। 9 क्या है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। फिर अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता क्या है, ये लॉ बोलता है जो अलग अलग अलील्स प्रेजेंट होते हैं अलग जीन्स के लिए और जो अलग करेक्टर के लिए कोड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा जो बालों का कलर का जो जीन है और जो मेरा स्किन के कलर का जो जीन है, ठीक है, इनके अलील्स होंगे तो ये अलग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और ये असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि जो मेरे बालों का अगर कोई डोमिनेटिंग अलील है तो मेरे कलर के डोमिनेटिंग अलील को बोलेगा कि हम दोनों एक साथ एक गैमीट में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और ये जो अलग कैरेक्टर के लिए जो जीन्स और अलील्स होते हैं, ये हो सकता है कि दूसरे क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है सेम क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट हो। तो ये यही बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जब जो अलील्स होते हैं अलग अलग जीन्स के, जो डिफरेंट कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं और जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, वो असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं है कि एक गैमीट में दोनों के दोनों डोमिनेटिंग अलील्स का जाना एक साथ जरूरी है, ऐसा नहीं होता, ये चांस फैक्टर होता है। सो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन निकला, दैट इज लिंकेज। लिंकेज बताता है कि कितना डिस्टेंस है बिटवीन द जीन्स, ठीक है, कितना डिस्टेंस है बिटवीन द जीन्स जो कि अलग अलग कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं विद इन अ क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो दो अलग जीन्स, जो दो अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लिंकेज। तो उन्होंने बोला कि अगर
बेसिकली लिंकेज अगर टाइटली हो, कि अगर दो अलग जीन्स जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत क्लोजर टू ईच अदर है, बहुत क्लोजर टू ईच अदर है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगी, जिसकी वजह से दोनों के दोनों जो जीन्स हैं जो अलग करेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं वो सेम गैमीट के अंदर चले जाएंगे और अल्टीमेटली पेरेंटल करेक्टर ज्यादा पास ऑन होंगे, ठीक है, ज्यादा पास ऑन होंगे। और अगर लिंकेज कैसी है, लूज है, मतलब कि अगर दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है जो अलग करेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, अगर वो बहुत दूर है तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से पेरेंटल करेक्टर्स जो होते हैं बेटा वो कम पास ऑन होंगे टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये वाली चीज बताई गई। लिंकेज क्या है, सिंपल, द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज। खत्म बात, ठीक है। अब ये सब हो गया, इसका आपने वो भी पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग वन शॉट्स देख सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सुटन एंड बोवरी, ठीक है। वॉल्टर सुटन एंड थियोडर बोवरी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, मेंडल के लॉज को इनकॉर्पोरेट कर दिया, ज्वाइन कर दिया अलॉन्ग विद क्रोमोसोम की मूवमेंट कैसी होती है ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है, और मूवमेंट एंड बिहेवियर कैसे होता है ड्यूरिंग मियोसिस, और इसी को उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया, ठीक है। हालांकि इसका जो प्रूफ है वो थॉमस हंट मॉर्गन एंड उसके कलीग्स ने जो है इसका जो वेरिफिकेशन है वो उन्होंने दिया था, ठीक है। फिर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है बेटा जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रोपिज्म। पॉली मतलब मैनी, जेनिक मतलब जीन। जब बहुत सारे जीन मिलके एक सिंगल कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं उसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जैसे कि हमारा स्किन कलर, हाइट, ठीक है। और वहीं पे प्लियोट्रोपिज्म होता है जब एक सिंगल जीन के जीन में कोई अफेक्ट हो जाए या कुछ म्यूटेशन हो जाए एक सिंगल जीन में और वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रोपिज्म। फॉर एग्जांपल फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया आगे डिटेल में समझाऊंगी, एग्जांपल प्लियोट्रोपिज्म का तुम्हें याद होना चाहिए। फिर आता है बेटा आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन मेनली होती है दो टाइप की, एक होती है मेल हेट्रोगेमिटी, एक होती है फीमेल हेट्रोगेमिटी। उसके अलावा एक और टाइप होता है, मेनली 3 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एक होता है हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। जो आपका मेल हेट्रोगेमिटी होता है उसमें क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम मेल का होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से मेल रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। जैसे कि ह्यूमंस में मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ बेबी, और मेल ही 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करता है बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेल हेट्रोगेमिटी। अगर मेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जेंडर ऑफ बेबी और वो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड मेल हेट्रोगेमिटी। ह्यूमंस में होता है, ड्रोसोफिला, मिलानोगैस्टर, फ्रूट फ्लाई में होता है। उसके अलावा काफी सारे इंसेक्ट्स में होता है जैसे कि ग्रास हॉपर, कॉकरोचेस एक्सेट्रा। मेल हेट्रोगेमिटी, मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी। हमारे केस में XX XY होता है, ग्रास हॉपर, कॉकरोचेस एंड सम अदर इंसेक्ट्स के केस में XX XO टाइप होता है, ठीक है। वहीं पे फीमेल हेट्रोगेमिटी क्या है, अगर फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होता है एंड फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ बेबी, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल हेट्रोगेमिटी। ये केवल बर्ड्स में देखने को मिलता है जैसे कि पिकॉक, हैन वगैरह में। उसमें क्या है, ZW ZZ टाइप। जो फीमेल होती है उसका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो ZW टाइप होता है, जिसकी वजह से वो 2 गैमीट बना पाती है, जो भी फीमेल गैमीट है Z वाला और फीमेल गैमीट है W वाला। तो डिपेंड करता है कौन सा जो गैमीट है किसको फ्यूज कर रहा है, अकॉर्डिंगली जो है जेंडर ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड by the female in case of birds, लेकिन जैसे कि पिकॉक और hen। फिर है हनी बी हैप्लोडिप्लॉइडी। जब हैप्लॉइड या प्लॉइडी के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो, दैट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। किस में होता है, हनी बीज में होता है। जो फीमेल हनी बी होती है उनकी वो डिप्लॉइड होती है बेटा, उसमें 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि 32 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, और मेल हैप्लॉइड होता है। अब जब सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा हो ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉइडी लेवल, दैट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। जो है मेल होता है उसके पास केवल 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेल्स होता है ना वो पता है मेनली कैसे बनते हैं, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अगर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। तो जो मेल हनी भी होता है, ड्रोन, वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट पे आ गए, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, जब आप लोग स्टडी करते हो किस तरीके से इनहेरिटेंस हो रहा है कोई भी बीमारी का, डिसऑर्डर का, या फिर कोई कैरेक्टर या ट्रेड का, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जब आप एक फैमिली में ये चीज को स्टडी करते हो, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेडिग्री एनालिसिस। ये हमें बेसिकली, ये पेडिग्री एनालिसिस हमें हेल्प करता है टू ट्रेस द इनहेरिटेंस। ये ट्रेस करता है किस तरीके से कोई भी फैमिली में डिसऑर्डर, डिजीज या कोई कैरेक्टर ट्रेड पास ऑन होता है
फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर जितने भी है वो एनालाइज होते हैं बाय पेडिग्री एनालिसिस, और जितने भी क्रोमोसोमल मैक्सिमम डिसऑर्डर होते हैं वो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक द्वारा एनालिसिस हो जाती है उसकी। अब जो तुम्हारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो दो टाइप के हैं, एक होते हैं सेक्स लिंक जिसमें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है, और एक होता है ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर। जो आपका बेटा कलर ब्लाइंडनेस है उसमें क्या होता है, एक ऐसा जीन म्यूटेट हो जाता है जिसकी वजह से बेकार कॉर्न्स एंड रोड्स बन रहे होते हैं, और अनेबल जो इंसान होता है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है ग्रीन एंड रेड कलर के बीच में, ठीक है। और ये क्या है, एक्स लिंक्ड पे अफेक्ट करता है ये जीन्स को, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये कैसा है, एक्स लिंक्ड क्या कहते हैं, मेंडेलियन रेसेसिव डिसऑर्डर है। अब एक खास बात, मेल्स के केस में कलर ब्लाइंडनेस होने के 8% चांसेस है, वहीं फीमेल के केस में 0.4% चांसेस है। बिकॉज अगर फीमेल को कलर ब्लाइंड शो करना है तो उनके एक जीन के दो अलील है, वो दोनों के दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है, दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन का खराब होना नेसेसरी है। जबकि मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम पे ही वो जीन होता है, वही अफेक्ट हो जाए तो वो इजीली इंसान कलर ब्लाइंड हो जाता है मेल के केस में, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के बाद आता है बेटा हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया होता है इसमें एक स्पेसिफिक जीन खराब होता है जिसकी वजह से एक ऐसा प्रोटीन का डिफेक्ट आ जाता है जो कि बहुत सारे चेन्स ऑफ प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं कर पाता, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, और अल्टीमेटली ऐसे लोगों को छोटी सी इंजरी में भी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हीमोफीलिया। ये सेक्स लिंक्ड है क्योंकि जो यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर में वो जीन्स अफेक्ट हो रहे थे जो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है। अब वहीं पे बात है वो टाइप के डिसऑर्डर जिसमें कि ऑटोसोम्स में कोई जीन जो है म्यूटेट हुआ है, उसकी वजह से जो बीमारी डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर बेसिकली उसमें क्या क्या है, सिकल सेल अनीमिया। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक म्यूटेशन होती है जिसे कहते हैं ट्रांसवर्शन जीन म्यूटेशन। उसमें क्या होता है, प्यूरिन गेट रिप्लेस बाय पिरिमिडिन। जी होता है एमआरएनए में सीक्वेंस, ठीक है, लेकिन क्या होता है वो GUG से कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो प्यूरिन गेट रिप्लेस बाय पिरिमिडिन, और अल्टीमेटली बनना था ग्लूटामिक एसिड और बन जाता है वेलिन। वेलिन की डिपोजिशन की वजह से और फॉर्मेशन की वजह से जो आरबीसी की शेप है बेटा वो चेंज हो जाती है, सिकल सेल हो जाती है, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, क्वालिटी खराब हो रही है सेल्स की, आरबीसी की। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर भी कहलाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जल्दी से फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये एक टाइप का रेसेसिव मेटाबॉलिक इनबॉर्न डिसऑर्डर है, ठीक है। इनबॉर्न मतलब जो बचपन के साथ ही होता है, और ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, एक ऐसे जीन में म्यूटेशन होता है, डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से एक ऐसा एंजाइम नहीं बन पाता जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम नहीं बन पाता जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन टायरोक्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन की बहुत ज्यादा डिपोजिशन जो होती है वो फिनाइल पायरुविक एसिड की डिपोजिशन हमारी बॉडी में अच्छी नहीं होती। क्यों? उसकी वजह से हेयर फॉल होता है, स्किन पिगमेंटेशन होती है, ठीक है, और स्किन पिगमेंटेशन होती है, हेयर लॉस होता है, और काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या है, हमें फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में एक जीन के अफेक्ट होने की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर जो हो रहे होते हैं अफेक्ट होते हैं, ब्लड वो जैसे हेयर लॉस भी होता है इसमें, एक जीन के अफेक्ट होने से बहुत सारे कैरेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपिज्म का भी। फिर है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया एक ऐसा टाइप का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से जो हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन है ना, उसका अमाउंट क्या होता है, इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से थैलेसेमिया डेवलप होता है। अगर 16th पेयर ऑफ क्रोमोसोम के HBA और HBB, हबीबी से याद रखना, HBA और HBB जीन जो है ये अफेक्ट होते हैं, तो क्या होता है इसमें, अगर HBA और HBB जीन जो कि 16वें क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, अगर इसमें डिलीशन या म्यूटेशन होता है तो अल्टीमेटली अल्फा ग्लोबिन चेन जो होती है हीमोग्लोबिन की वो अफेक्ट होती है, उनका नंबर डिक्रीज होता है। और जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की अल्फा ग्लोबिन चेन का नंबर बहुत कम हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्फा थैलेसेमिया कहते हैं। वहीं पे बीटा थैलेसेमिया के केस में क्या होता है, जो 11th क्रोमोसोम पे HBB जीन होता है उसमें डिलीशन या म्यूटेशन होने की वजह से, हबीबी कम टू दुबई से याद रखना, HBB जीन जो होता है 11th क्रोमोसोम का, उसमें डिलीशन या म्यूटेशन की वजह से बीटा ग्लोबिन चेन का अमाउंट जब ब्लड में बहुत कम होता है तो कहते हैं बीटा थैलेसेमिया हो गया है। ये जो डिसऑर्डर है इसमें क्वालिटी अफेक्ट हो रही है, सॉरी क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है, ठीक है, ग्लोबिन चेन का अमाउंट अफेक्ट हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर।
अब उसके बाद में बेटा आपका ये सारे के सारे हो गए। मेंडेलियन डिसऑर्डर की खास बात ये है, वो डिसऑर्डर जो कि किसी भी जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं, एक या एक से ज्यादा जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। फिर आप लोग जल्दी से आ जाओ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर जो कि क्रोमोसोम में म्यूटेशन की वजह से कॉज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें भी एक तो सेक्स लिंक्ड है, एक ऑटोसोम लिंक्ड है। अगर सेक्स लिंक में क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम में चेंज होता है जिसकी वजह से वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। इसके दो एग्जांपल है, लाइन फिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। लाइन फिल्टर में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम में एक्स वाई कंडीशन में एक और एक्स क्रोमोसोम आ जाता है जिसकी वजह से एक्स एक्स वाई कंडीशन हो जाती है। जो लड़का पैदा होता है उसमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जैसे कि गायनेकोमास्टिया, एंड जो मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अंडर डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं बेटा, ये बच्चे भी पैदा नहीं कर पाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, किस टाइप की म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमिक एन्यूप्लॉइडी म्यूटेशन। एन्यूप्लॉइडी म्यूटेशन वो होती है जिसमें एक या कुछ क्रोमोसोम एड ऑन होते हैं या फ्यू क्रोमोसोम लॉस होने की वजह से जो म्यूटेशन होती है उसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी म्यूटेशन। तो ये ट्राइसोमिक एन्यूप्लॉइडी म्यूटेशन चाहिए बिकॉज एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में लड़की की जिंदगी ही टर्न हो जाएगी, ऐसे याद रखना, क्यों, बिकॉज एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है। तो यहां पे अगर किसी के बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम से एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज द कि वो जो लड़की पैदा होगी डेफिनेटली उसे टर्नर सिंड्रोम होगा, XO कंडीशन होती है। और ये किसकी वजह से हुआ है, एक क्रोमोसोम लॉस होने की वजह से हुआ है। तो ये क्या है, एन्यूप्लॉइडी म्यूटेशन है, लेकिन ये कैसी म्यूटेशन है, मोनोसोमिक एन्यूप्लॉइडी म्यूटेशन है। एक क्रोमोसोम लॉस होने को कहते हैं मोनोसोमिक एन्यूप्लॉइडी म्यूटेशन। फिर आता है इसमें लड़की जो पैदा होती है वो भी फर्टाइल नहीं होती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, छोटी हाइट की होती है, एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आता है लास्ट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम अफेक्ट होता है वो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसमें एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, जिसकी वजह से ट्राइसोमिक कंडीशन हो जाती है। 3 क्रोमोसोम एक साथ देखने को मिलती है 21st क्रोमोसोम में, जो कि ऑटोसोम में हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो म्यूटेशन हो रही है वो ऑटोसोम में हो रही है, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हो रही है, इसलिए सिखा गया है ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब एक चीज याद रखना, यहां पे भी क्या है, एन्यूप्लॉइडी म्यूटेशन है, गेन ऑफ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो रहा है, लेकिन कहां पे, ऑटोसोम 21st पेयर पे। तो यहां पे भी म्यूटेशन कौन सी है, ट्राइसोमिक एन्यूप्लॉइडी म्यूटेशन है। ये जो बच्चे होते हैं थोड़े से मेंटली रिटार्डेड होते हैं, पाम क्रीज होता है, ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये वाले फीचर्स थोड़े से याद रखना। बाकी बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए बेटा जी आप लोग मेरे वन शॉट जो मैंने साइंस अड्डा एंड CUET अड्डा पे वीडियो सेक्शन पे प्लेलिस्ट में है, आप वहां पे रेफर कीजिएगा, वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ये एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट है, अगर इतना कर लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा रिवाइज, ठीक है। लास्ट चीज, अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है, इसे स्कैन कर लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे। बाकी मेरे साथ कोई भी प्रीमियम कोर्स अगर तुम लोगों को ज्वाइन करना है तो कोई भी कभी भी कोई भी कोर्स एक्सप्लोर कर रहे हो, यूज कोड निशा21, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेरी के लिए टेलीग्राम पे कॉल कर सकते हो और मेल पे मेल डाल सकते हो। मेल आईडी बेटा मेरी ये है nisha.mandral@ada247.com। और लास्ट, इकलौता डोमिनेंट डिसऑर्डर जो आपकी बुक में NCERT में है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल है, ताकि मैं और बेटर तरीके से बना सकूं। और मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। बाय।